हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बंकर सिटा। लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल पेपर देखा था, उसका हमने पार्ट ए का सेक्शन 1 कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम पार्ट ए का सेक्शन 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी दबाएँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। पार्ट ए का सेक्शन 1 मैंने आपको जैसे कि बताया कि फर्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 1 में हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस थे, जिसे हमने 16 क्वेश्चन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। ये 4 आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज हम यही चारों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा केस स्टडी बेस्ड का वो क्वेश्चन है हमारा, द डायग्राम शोज द प्लेन्स फॉर अ सन रूम। इट विल बी बिल्ड ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द 4 walls of the sun room are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panel, trapezium in shape, all the same size. 1 tinted glass panel, half a regular octagon is shaped. इसके लिए आपको 2 फिगर दिए हुए हैं, 3 फिगर दिए हुए हैं। 2 आपको जो दिए हुए हैं ये आपका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है आपके इस वाले फिगर का। इस फिगर का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आपको गिवन है। तो ये वाला जो नॉट टू बी स्केल वाला पार्ट है, ये वाला फिगर हमारे कोई काम का नहीं है। इस फिगर को हमें नहीं देखना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमें सिर्फ टॉप व्यू देखना है और हमारा फ्रंट व्यू देखना है। इन दोनों फिगर्स को ही कंसिडर करके हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बिना फिगर को देखे और बिना इस केस स्टडी को पढ़े हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट J 6,17 एंड I 9,16। तो आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं J और I, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है और उसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो आप मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले को लगा के इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको ये दोनों ही फिगर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं J, दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। J और I 2 पॉइंट गिवन है, दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। J के कोऑर्डिनेट है 6,17 और I का कोऑर्डिनेट है 9,16। इसके लिए आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 से आपका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और y कोऑर्डिनेट जब हम निकालेंगे तो y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 जब हम करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इन दोनों में देखें तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारा x1 क्या है 6 + x2 आपका है 9 डिवाइडेड बाई 2, और y निकालने के लिए आपका क्या है y1 इट इज़ 17 प्लस और y2 है आपका 16 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 + 9 दैट इज़ 15/2, और आपका x = 15/2 और y = क्या हो जाएगा 17 + 16 = 33/2। इट मीन्स आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मिड पॉइंट के 15/2, 33/2। तो ये आपका कौन सा वाला करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड वन आपका करेक्ट आंसर हो गया 15/2 और 33/2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम जो बिना इन दोनों फिगर को कंसिडर करे बिना हम जो सॉल्व कर सकते हैं वो है हमारे पास E वाला। इफ़ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट Q whose coordinate is 9,8 and point S whose coordinate is 17,8, देन हमें ये बताना है कि कौन सा वाला आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि कोई पॉइंट अगर हमने मान लिया कि P कोई पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंस है आपके कौन से 2 पॉइंट से, Q और S से। ये कंडीशन आपको गिवन है क्वेश्चन में। Q के कोऑर्डिनेट आपको 9,8 गिवन है और S के कोऑर्डिनेट आपको 17,8 गिवन है। ठीक है, तो हमें इक्विडिस्टेंस वाली कंडीशन लगानी है। तो इक्विडिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, PQ = PS गिवन है। PQ फाइंड आउट करने के लिए भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और PS फाइंड आउट करने के लिए भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। जब हम PQ फाइंड आउट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। और PS जब हम लगाएंगे उसके लिए भी हमारा यही सेम फॉर्मूला लगने वाला है, x2 - x1। अगर मैं इसे x2 मान लूँ और इसे y2 मान लूँ, और ये आपका x1 y1 मान लिया मैंने, और ये वाला आपका x3
y3 मान लिया, तो आपका फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ, तो आपकी जो वैल्यूज़ होने वाली है वो x2 की क्या वैल्यू है, 9 है, तो 9 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इसमें देखेंगे हम तो ये आपका हो गया 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर, 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y 8 माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, और इसके बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो है 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका 8 माइनस वाई होल स्क्वायर और 8 माइनस वाई होल स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। फिर आपका बस बच रहा है 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका इसका फॉर्मूला खुलने वाला है 81 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289। ठीक है, यहाँ आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमने हमारा जो 34 है इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, 34x इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 289 माइनस 81। इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 16x और इन दोनों को हम करेंगे तो 208 आ जाएगा। ठीक है, डेट इज x इज इक्वल्स टू 208 डिवाइडेड बाय 16। इसे हमने सॉल्व किया तो आपका हो गया x इज इक्वल्स टू, इसे कैंसिल करेंगे तो 16 से ये 13 टाइम में कैंसिल होगा, x इज इक्वल्स टू 13 और हमें इक्वेशन के फॉर्म में आंसर बताना है तो आपका x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है हमारे, तीनों के लिए हमें हमारा दोनों फिगर कंसिडर करने पड़ेंगे। तो हम बी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द वाई एक्सिस इज, हमें पी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है ना। इसके लिए हमें हमारा फिगर देखना पड़ेगा। फिगर में आपको विजिबल होगा शायद में कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है यहाँ पे और ये आपको ये वाला वाई कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, ये आपका मैं यहाँ बना देती हूँ, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट गिवन है और ये आपका x कोऑर्डिनेट गिवन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला है, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है। तो पॉइंट P कहाँ पे है, यहाँ आपको बोला है टॉप व्यू रेफर करना है, रेफर टू टॉप व्यू। ठीक है, तो टॉप व्यू में हम P पॉइंट देखेंगे, ये हमारा P पॉइंट है टॉप व्यू में। तो P पॉइंट में y एक्सिस से कितना वो आपका डिस्टेंस है उसका। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस है हम देख लेते हैं पहले। हमारा P पॉइंट के डिस्टेंस पहले हम देखते हैं। तो हमारा जो P पॉइंट है वो आपका 1 2 3 4, ये x एक्सिस पे कितना हुआ, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो आपके निकलने वाले हैं वो है आपके P इज इक्वल्स टू x कोऑर्डिनेट हमारा कितना दूर हुआ 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कॉमा फिर आपका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो कितने दूर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 कॉमा 8। ठीक है, तो आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से ये P पॉइंट कितना दूर है, तो कितना दूर है आपका 4 यूनिट्स दूर है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका इसका 4 यूनिट्स। इसमें हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन में है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया 4। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है C वाला। इसमें दिया हुआ है आपको रेफर टू फ्रंट व्यू, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S इज, हमें A और S के बीच का डिस्टेंस निकालना है। A और S के डिस्टेंस निकालने से पहले हमें A का और S का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेट देखने के लिए हमें फिर से हमारे कोऑर्डिनेट फिगर को जाके देखना पड़ेगा और उसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो हमें किसका किसका देखना है, A और S का डिस्टेंस निकालना है, जिसके लिए हमें उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता करने पड़ेंगे। ठीक है, तो A हमारा यहाँ पे है, A के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, A आपका कितना दूर है x एक्सिस से अगर हम देखें तो 1, और अगर हम y एक्सिस पे देखें तो कितना दूर है 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 1,8। ठीक है, अब हम ऐसे ही सेम हमारे s के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। s के कोऑर्डिनेट्स जब हम x एक्सिस पे देख रहे हैं तो हमारा x पे कितना दूर है ये ऑरिजिन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, 17 है ये हमारा 17,
अब हमारा हम y एक्सिस पे देखते हैं। चलो y से कितना है हमारा ये डिस्टेंस, तो ये भी आपका a के जितना ही सेम है, तो a 8 था आपका, तो ये भी आपका क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको a के और s के। अब हमें डिस्टेंस निकालना था, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमारा, √of x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मैंने x1 मान लिया, ये y1 मान लिया, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो आपका फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम वैल्यू, x2 माइनस x1 इट मीन्स 17 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 8 माइनस 8 होल स्क्वायर। 8 माइनस 8 तो आपका 0 हो जाना है, सिर्फ आपका अंडर रूट के अंदर बच गया 17 माइनस 1 होल स्क्वायर डेट इज 16 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपका क्या बचा 16। ठीक है, देखते हैं हमारे ऑप्शन में 16 आंसर है कि नहीं। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, डेट इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेफर टू द फ्रंट व्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 1:3 इंटरनली। ठीक है, हमें एक लाइन गिवन है जिसके एंड पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं A और B, और बोला है कि कोई एक पॉइंट है जो इसे 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई एक पॉइंट हम मान लेते हैं P है जो इसे 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए पहले A के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए और B के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। A और B के कोऑर्डिनेट्स हम इस फिगर से ढूंढेंगे। तो A के जो कोऑर्डिनेट है हमारे वो क्या हो जाएंगे, वो तो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अभी फाइंड किए थे, 1,8 हो जाएगा। और B के कोऑर्डिनेट हम देख लेते हैं कि B के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होने वाले हैं। तो B का अगर हम x कोऑर्डिनेट देखें तो x कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्या हो गया ये 5 x का, और y का क्या हो जाएगा आपका y एक्सिस पे आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज 10। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट हो गए 1,8 और B का कोऑर्डिनेट हो गया 5,10। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे 1:3 के रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इसे 1:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। हमारा x के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं। m1 हमारे पास हमारा है 1 इंटू 5 डेट इज 5 प्लस फिर आपका हो जाएगा 1 इंटू 3 डेट इज 3 अपॉन 1 प्लस 3। ये रेशो आपके m1 m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, अब आपका ये y वाला देख लेते हैं ऐसे ही हम, तो m1 इंटू y2, m1 इंटू y2, m1 1 है और y2 आपका 10 है, तो 1 इंटू 10 10 प्लस m2 इज 3 एंड y1 इज 8, तो 3 8 जा 24। ठीक है, और m1 प्लस m2 1 प्लस 3। ठीक, इसके बाद x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इज 8 एंड 4 प्लस 1 प्लस 3 इज 4। ठीक, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10 प्लस 24 इज 34 एंड 1 प्लस 3 इज 4। ठीक, फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2, कैंसिल आउट किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो, और इसे मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो ये आपका होने वाला है, अगर मैं देखूँ तो ये 8.5। ठीक है, क्योंकि मुझे पॉइंट में वैल्यूज़ निकालनी है, तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके 2,8.5। ठीक, तो 2,8.5 फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है 18 नंबर का, वो है आपका किसके सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड, स्केल फैक्टर एंड सिमिलरिटी के ऊपर बेस्ड। स्केल फैक्टर क्या होता है हमारा, अ स्केल ड्राइंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज, मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसका आपका शेप सेम होने वाला है पर साइज आपका डिफरेंट होता है जब आप उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, द स्केल ऑफ अ ड्राइंग इज अ कंपैरिजन ऑफ द लेंथ यूज्ड ऑन अ ड्राइंग टू द लेंथ इट रिप्रेजेंट्स। द स्केल इज रिटन एज अ रेशो। ये रेशो की डेफिनेशन दी हुई है। फिर हमारा देखेंगे हम सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स का क्या है, स्केल फैक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, स्केल फैक्टर इज इक्वल्स टू लेंथ इन इमेज डिवाइडेड बाय corresponding length in object। ठीक, the ratio of two corresponding side in similar figure is called the scale factor। ठीक है, अगर दो फिगर है दोनों का साइज आपका डिफरेंट है लेकिन दोनों की जो भी शेप है वो सेम है
तो वो आपका सिमिलरिटी कहलाती है, ठीक है। और अगर हम करस्पॉन्डेंसी की बात करते हैं तो कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि उसका साइज भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, सारी चीज़ें सेम रहती है। लेकिन सिमिलरिटी में साइज डिफरेंट होता है लेकिन उसका शेप सेम रहेगा। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल ही शेप रहेगा लेकिन उसके डायमेंशंस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिमिलरिटी में होता है। अब यहाँ पे इन लोगों ने 3 कंडीशन दी है कि आपका कोई भी फिगर सिमिलर कब होता है, जब या तो आप उसे रोटेट कर दो या टर्न कर दो। अगर हमने इस फिगर को रोटेट कर दिया या हमने टर्न कर दिया तो भी ये दोनों फिगर हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। अगर हमने किसी 2 फिगर को रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अगर हम उसकी, या हमने उसे फ्लिप कर दिया है ऐसे, तो भी वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिमिलर फिगर्स कहलाते हैं। और या फिर हमने उसे कहीं और ट्रांसलेट कर दिया, इट मीन्स कि ट्रांसलेशन कर दिया, या हमने उसे स्लाइड कर दिया, तो भी वो दोनों फिगर आपके सिमिलर ही कहलाते हैं। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बिना इस केस स्टडी को देखे हम कौन से क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अ मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। द मॉडल इज 120 centimeter long. The full size of the boat has a width of 60 centimeter. What is the width of the scale model? मतलब आपको यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं, ये एक्चुअल बोट है और इसका ये मॉडल बोट है। एक्चुअल बोट और मॉडल बोट का जो रेशो दिया हुआ है 1:4 का दिया हुआ है। इट मीन्स कि एक्चुअल बोट 4:4 है तो आपका जो मॉडल है वो 1 है, मतलब 1:4 के रेशो में ये बना हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने लेंथ दी हुई है, आपके मॉडल बोट की लेंथ है 120 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ जो दी हुई है वो है आपको 60 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उसकी इस वाले मॉडल वाले की आपको दी हुई है तो आपको स्केल करके बतानी है विड्थ आपके एक्चुअल वाले से, ठीक है। तो हम मॉडल को स्केल करके बताना है एक्चुअल वाले से, ठीक है। तो ये जो गिवन है ये आपको किसकी गिवन है, ये एक्चुअल वाले की दी हुई है और ये मॉडल वाले की दी हुई है, ठीक है। तो मॉडल बोट का साइज हमें देखना भी नहीं है क्योंकि हमें तो विड्थ निकालनी है, ठीक है। फिर भी हम लिख लेते हैं 120 सेंटीमीटर लॉन्ग है वो, ठीक है। अगर मैं फुल साइज ऑफ अ बोट की बात करूं कि विड्थ जो है फुल विड्थ ऑफ अ बोट वो आपकी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, उसकी मॉडल की विड्थ फाइंड करना है, तो वो हमें फाइंड आउट करके बतानी है, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों किस रेशो में है, 4:1 या 1:4 के रेशो में। मतलब 4:1 के रेशो में मतलब कि 4 आपका एक्चुअल वाला है, 1 आपका मॉडल वाला है, ठीक है। तो अगर मैं विड्थ की बात करती हूँ, विड्थ की अगर मैं बात करती हूँ तो 60 सेंटीमीटर विड्थ आपकी एक्चुअल बोट की है और यहाँ हमें इसकी निकालनी है मॉडल वाले की विड्थ। तो हमें ये पता है कि 4:1 के रेशो में है, तो मैं अगर 60 को 4 से 1/4 कर देती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 15। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका 60:15 के रेशो में हो गया है, ठीक है। तो आपका ये जो मॉडल वाला होगा उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 15। यहाँ आपके पास गिवन है ये थर्ड वाला करेक्ट आंसर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बिना हमारे केस स्टडी को रीड करें हम जो सॉल्व कर सकते हैं वो हमारा डी वाला। द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 मीटर लॉन्ग इज 2 मीटर। मतलब आपको जो ये 2 फिगर दिए हुए हैं, इसमें एक स्टिक दी हुई है, उसका एक शेडो दिया हुआ है, ये वाला इस ट्रायंगल में ये स्टिक है और ये शेडो की लेंथ है, ठीक है। और ये वाला साइड जो ये ट्री है और उसकी शेडो ये वाला साइड है। ये 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आपको गिवन है इसमें, ठीक है। तो हमने कहा कि ये हमारी स्टिक जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, ये 5 मीटर लॉन्ग स्टिक है जिसकी शेडो जो बन रही है वो आपकी 2 मीटर की बन रही है, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट वाला जो फिगर ट्री वाला जो गिवन है इसमें क्या कंडीशन गिवन है, एक बार मैं पहले फिगर बना लेती हूँ फिर हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन क्या गिवन है हमें। तो ये आपका मैंने फिगर बना लिया, सिमिलर नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हम वैसा कुछ सिमिलर फिगर बना पाए, ठीक है। तो एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई। ट्री की हाइट कितनी दी हुई है, 12.5 मीटर हाई दी हुई है। आपको शेडो की डिस्टेंस पता लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल अगर हमारे पास होते हैं तो रेशो ऑफ ए करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमारा 12.5 अगर ये 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशो लेती हूँ तो 12.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का अगर मैंने रेशो लिया तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय 2। इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो 2 इंटू 12.5 इज इक्वल्स टू x इंटू 5 मैंने नीचे पास ऑन कर दिया, 2 इंटू 12.5 आपका हो गया 25 और यहाँ 5 आ गया आपका इस तरफ से इज इक्वल्स टू x। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 5x इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसमें कौन सा फोर्थ वाला आंसर जो होने वाला है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम बिना हमारे केस स्टडी को रेफर करे जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो है हमारा ई वाला। इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, बिलो यू सी अ स्टूडेंट्स मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ
फार्म हाउस रूफ विथ मेजरमेंट्स। ठीक है, ये आपको एक फार्म हाउस है और उसका एक मैथमेटिकल मॉडल दिया हुआ है, एक स्टूडेंट ने ये मैथमेटिकल मॉडल बनाया है इस फार्म हाउस का, इसके डायमेंशंस आपको और ये सारी चीज़ें दी हुई है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को। द एटिक फ्लोर ABCD इज द मॉडल इन द मॉडल इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो ABCD है, ये ABCD ये एक आपको क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है इस मॉडल में। ठीक है, द बीम्स दैट सपोर्ट्स द रूफ आर द एजेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म EFGHKLMN। तो ये आपको जो गिवन है EFGHKLMN, ये जो आपको गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, इसके सपोर्ट्स गिवन है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद ये बोल रहे हैं E इज द मिड पॉइंट ऑफ AT, E आपका AT का मिड पॉइंट है, F इज द मिडल ऑफ BT, G इज द मिडल ऑफ CT एंड H इज द मिडल ऑफ DT। मतलब ये जो EF और आपका GH, ये जो है इन चारों साइड का इनका आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है या मिडल दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ऑल द एजेस ऑफ द पिरामिड इन द मॉडल हैव लेंथ ऑफ 12 मीटर। सारी एजेस जो है पिरामिड की, ये आपकी इनकी लेंथ आपको 12 गिवन है, ये सारी लेंथ जो है इनकी सारी की लेंथ आपको 12 मीटर गिवन है। ठीक है, अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ EF, आपको EF की लेंथ फाइंड आउट करके बतानी है, वेयर EF इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एडजस्ट ऑफ द ब्लॉक, जहाँ पे आपका EF जो है वो हॉरिजॉन्टल एज है आपके इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल एज है आपका EF। ठीक है, इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि हमारा कौन सा वाला हम देख रहे हैं, सिर्फ हम हमारा ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला TAB। ठीक, हम सिर्फ देख रहे हैं TAB हम देख रहे हैं। तो TAB जब हम देख रहे हैं तो हमें पता है AT का मिड पॉइंट है और F मिडल है BT का ना, मतलब दोनों मिडल हैं AT और BT के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब भी हमारे पास ट्राइंगल गिवन है और उसका कोई मिड पॉइंट गिवन होता है तो वो अपने थर्ड साइड से पैरेलल होता है ना। ट्राइंगल के कोई दो साइड के अगर मिड पॉइंट हमें गिवन है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ठीक है, इट मीन्स कि AB जो है वो पैरेलल होगा EF के। ठीक, अगर AB EF के पैरेलल है और मिड पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, इफ EF इज पैरेलल टू AB देन AB इज इक्वल्स टू डबल ऑफ EF या EF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, AB के आधी होगी आपकी EF। ठीक, हमारे पास क्या है, AB का डिस्टेंस हमें गिवन है, AB का हर एक एज का इनने डिस्टेंस दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ इसमें पुट कर लिया AB की जगह पे 12। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया, 6 मीटर EF की आपको डिस्टेंस मिल गई है। तो EF की जो आपको लेंथ मिल गई है वो 6 मीटर मिल गई है। और इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन में जो हमें ऑप्शंस गिवन हैं तो आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। इसके लिए हम हमारा केस स्टडी क्वेश्चन का पूरा रेफर करना पड़ेगा उस क्वेश्चन को और फिर हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने आपको बताया था कि टू शेप्स आर सिमिलर व्हेन वन कैन बिकम द अदर आफ्टर अ रीसाइज, फ्लिप, स्लाइड और टर्न। ठीक है, तो अगर हम रीसाइज करें, फ्लिप करें, स्लाइड करें या टर्न करें तो हमारा वो क्या हो सकता है, सिमिलर शेप्स हो सकते हैं दोनों के। तो इसमें ऑप्शंस क्या गिवन है, दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, तो फ्लिप हो रहा है, इट मीन्स ये आपका क्या होगा, इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपका सिमिलरिटी रहेगी। ठीक है, दे आर डिलेटेड बाय अ स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर दिया हुआ है तो भी आपका ये इफेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, सॉरी इफेक्ट नहीं करेगा इससे। ठीक है, फिर दे आर ट्रांसलेटेड डाउन, अगर ट्रांसलेटेड भी होता तो आपका ये इफेक्ट नहीं करेगा। दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, अगर एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सिमिलरिटी को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस वाले का वो हो गया आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी वाला, इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर ऑफ A to B, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्राइंगल इज ट्रू। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शंस गिवन है, द रेशियो ऑफ देयर पैरामीटर इज 3A to B, देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो ऑफ A to B, देयर मीडियन हैव अ रेशियो A/2 is to B, देयर एंगल बाइसेक्टर हैव अ रेशियो A² is to B²। आपको पता है कि जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे एल्टीट्यूड सबका रेशियो A to B ही होगा। तो यहाँ पे पिरामिड भी आपको जो रेशियो गिवन है वो 3A to B है, तो ये सही नहीं होगा, आपका एल्टीट्यूड A to B गिवन है सिर्फ, बाकी सब में चेंजेस हैं। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इसके लिए आपका हो जाएगा, देयर एल्टीट्यूड हैव अ रेशियो A to B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा 19th क्वेश्चन है, जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए आपको पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। इसे पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस हमारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, इफ द हाईवे overpass is represented by x square minus 2x minus 8 then its zeros are। सिंपल है, एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जीरोस फाइंड करने के लिए बोला है, तो आपको उसकी केस स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा क्या करती हूँ, उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उससे मैं या तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड से या फिर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकती हूँ। ईजिली मैं इसके जीरोस फाइंड आउट कर सकती हूँ। स्प्लिटिंग टर्म मेथड से अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरी p की वैल्यू है 1 और q की वैल्यू है 8। p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू 8 है। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है 8। तो मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट या इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने और उन्हें माइनस और प्लस करके मेरा -2 बनना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास p और q की वैल्यू क्या आने वाली है, 8 का 4 × 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 × 2 आपका 8 होता है। 4 - 2 अगर मैं करती हूँ तो ये आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, जो कि मुझे यहाँ निकालना है। ठीक, तो इसमें मेरा क्या हो गया, स्प्लिट अगर मैं इसे करती हूँ तो x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, इसके बाद मैंने इन दोनों में से x जब कॉमन निकालूंगी तो x माइनस 4 बचेगा आपका, और प्लस 2 अगर मैं कॉमन निकालती हूँ लास्ट 2 टर्म में से तो x माइनस 4 फिर से आपका कॉमन बच जाएगा। ठीक है, अब x प्लस 2 और x माइनस 4 आपका आ गए। इसके बाद इसे मैं जब 0 से कंपेयर करूंगी तो आपके जो फैक्टर निकलने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, जब x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 लूंगी तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा आपका, और x इज इक्वल्स टू x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 लूंगी तो आपका x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। मतलब जो 2 0 आने वाले हैं वो आपके हो जाएंगे -2 एंड 4। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास -2 और 4 कौन सा गिवन है, -2 और 4 पॉजिटिव है ना, तो -2 और 4 दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमें हमारा क्वेश्चन पढ़े बिना हम कौन सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इधर देख लेते हैं। ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्या स्ट्रेट लाइन होती है, नहीं होता है, क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन होती तो भी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन कभी भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं बनती है, सर्कल भी नहीं बनती है। आप अगर जब आपके एनसीईआरटी रेफर करेंगे तो आपको पता है कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो उसका शेप या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा, और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, हमारा पैराबोला बोलते हैं। और इलिप्स से तो आप अभी तक फैमिलियर है ही नहीं, ये तो हायर क्लासेस में आएगा आपको। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 is 6 एंड सम ऑफ द 0 is 0 is, है ना। तो इसके लिए हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। हुज 1 0 is 6, मान लो 1 0 6 दिया हुआ है तो हमने क्या ले लिया, अल्फा इज इक्वल्स टू 6 एंड सम ऑफ द जीरोज, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है आपको 0। ठीक, आपको क्या बताना है, इसके लिए इक्वेशन बतानी है। ठीक है, कि क्या आपकी रिप्रेजेंटेशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता होना चाहिए और अल्फा बीटा पता होना चाहिए। इक्वेशन कैसे बनती है हमारी, जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो इसे हम इसके लिए हमें अल्फा बीटा होना भी पता होना चाहिए, प्रोडक्ट इसका, है ना। तो अल्फा बीटा के लिए पहले आपको बीटा की वैल्यू पता होना चाहिए, बीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपको 0 गिवन है, अल्फा की वैल्यू 6 गिवन है, 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू -6 आ गया। ठीक है, -6 अगर आ गया तो इसमें मैं पुट कर दूँ इस वाली इक्वेशन में मेरी सारी वैल्यूज, तो x² आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 6 और बीटा की वैल्यू आपको -6 हमने अभी फाइंड आउट करके बताइए। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। x² माइनस 0 इंटू एक्स आपकी 0 हो जाएगी, फिर आपका प्लस 6 इंटू 6 36 और माइनस का 36 आएगा। इसे फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, सेकंड जो आपका ऑप्शन है इसमें वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ, इसके लिए भी हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है आगे, हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज डेट पॉलिनोमियल्स fx इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 कैन हैव इज 1
203, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शंस गिवन है और आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसे मैंने क्वाड्रेटिक क्यों बोला है, क्योंकि ये जो आप सॉल्व खोलोगे, इसके लिए फॉर्मूला जब खोलोगे x-2 का होल स्क्वायर खोलने के बाद जब आप इसे पूरे को फंक्शन को जब सॉल्व करोगे तो आपके इक्वेशन की जो हायर डिग्री होने वाली है वो भी 2 होने वाली है, ठीक है। अगर हायर डिग्री 2 होने वाली है इट मीन्स ये आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब हम देखते हैं कि हमारा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है तो नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे, क्वाड्रेटिक अगर गिवन है तो नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, क्यूबिक अगर गिवन है तो नंबर ऑफ जीरोस आपके 3 होंगे, सॉरी क्यूबिक के लिए 3 होंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सी वाली इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। अब इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का आपका लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो है आपका बी वाला। द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड जियोग्राफिकली, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट्स वाई और एक्स एक्सिस, या नन ऑफ द अबव। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको जो गिवन है ये पैराबोला बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। इसमें आप देखोगे कि ये 2 अंडर पासेस हैं और इसके ऊपर एक ये आपका ओवरपास है, ठीक है। तो ये ओवरपास भी आपका पैराबोला है, दोनों अंडरपास भी पैराबोला है, क्योंकि थोड़ा भी अगर कर्व आता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, पैराबोला कहलाता है। तो 2 ये आपके पैराबोला है और एक पैराबोला आपका ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको गिवन है वो x के एक्सिस पे गिवन है, ठीक है। और अब हमें पता है कि x के एक्सिस पे गिवन है तो हमारा जो पैराबोला होगा वो x एक्सिस पे ही अगर मान लो ये आपकी कोई x एक्सिस है तो यहाँ पे वो आपके दोनों ही x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अगर अंडरपास को भी देखेंगे तो भी आपका वो x एक्सिस को ही कट करेगा, लेकिन यहाँ बात सिर्फ ओवरपास की है। तो ओवरपास में अगर हम देखें, ओवरपास आपका कौन सा वाला होगा, ऐसा वाला होगा ओवरपास, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैंने ये अगर x एक्सिस मान ली और ये y एक्सिस मान ली, ठीक है, तो ये आपका कौन सी एक्सिस कट कर रही है, ये आपकी कौन सी एक्सिस कट करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम इसके 2 जीरोस की बात करते हैं तो दोनों जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए आपका कौन सा एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होगा फर्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका लास्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको कुछ डेटा गिवन है, इस डेटा पे वर्क करके हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द मीन टाइम टेकन बाय स्टूडेंट टू फिनिश द रेस। हमें कुछ स्टूडेंट का डेटा गिवन है और उनका मीन टाइम हमें बताना है कि मीन टाइम कितना लिया उन्होंने रेस खत्म करने में, ठीक है। तो मीन टाइम निकालने से पहले हम क्या करते हैं, हमें पहले सबसे इजी वाली मेथड जो होगी उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। अगर मैं इसे एफ मान लूँ और इसे मेरा एक्स मान लूँ, ठीक है, ये मेरा एक्स मान लूँ, ये मेरा एफ मान लूँ, तो यहाँ पे मुझे पहले क्या निकालना होगा, एक्स ऑफ आई निकालना होगा। एक्स ऑफ आई कैसे निकलता है, 0 + 20 डिवाइड बाई 2 जब मैं करूँगी तो मेरा क्या आ जाना है, 10 आ जाना है मीन। यहाँ पे मैं फिर क्या करूँ, 20 + 40 डिवाइड बाई 2 इट मीन 60 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ गया है 30। फिर आपका 40 + 60 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो आ जाएगा आपका 50। 60 + 80 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो आ जाएगा 70। 80 + 100 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो आपका आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। ये तो आ गया आपके xi की वैल्यू। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है 8, 10, 13, 6, 3, ठीक। इसे अब हम क्या करें, समीशन fx निकालना है आपको। तो समीशन fx जब मैं फाइंड कर रही हूँ तो यहाँ पे समीशन fx फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 8 × 10 दैट इज 80, फिर आपका 10 × 30 दैट इज 300, 13 × 50 दैट इज 650, 6 × 70 is 420 एंड 3 × 90 is 270, ठीक। अब समीशन fx करना है मतलब सबका सम करना है, तो सबका टोटल यहाँ आ जाएगा। आप जब टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 720 और समीशन ये आपका f है और ये आपका x है, ठीक है। तो समीशन f जब आप करेंगे तो समीशन f आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 40। समीशन fx हमने निकाल लिया 1720, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, समीशन f निकालना है। तो समीशन f मतलब ये आपकी f की वैल्यूज थी, तो इससे आपका समीशन f निकल जाएगा। इन सबको टोटल करने के बाद 8 + 10 + 13 + 6 + 3 जब आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 40, ठीक। इनकी वैल्यूज मैं यहाँ रख दूँ, समीशन fx 720 आया है आपका और समीशन f आपका 40 आया है, 0 0 कैंसिल आउट। और जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो 4 में 1 टाइम्स और ये आपका 43 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया है 43, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर हम देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हमारे पास ये रहा,
थर्ड ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, अपर लिमिट बतानी है मॉडल क्लास की और ये फर्दर ऑप्शंस आपको गिवन है। अब मॉडल क्लास पहले हमें इसमें पता करना होगा कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। ठीक है, तो इसमें ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपको, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है आपकी 13 वाली। 13 वाली अगर आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मॉडल क्लास भी आपकी यही हो जानी है। 13 वाली जो आपकी इस फ्रीक्वेंसी है उसके रेस्पेक्टिव आपका पूरा ये क्लास आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, अपर लिमिट बतानी है। ठीक है, तो अपर लिमिट आपकी यहाँ क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे आपकी 60 और लोअर लिमिट आपकी 40 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 60, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीन, मीडियन, मोड और आपका ऑल ऑफ द अबव। यहाँ क्या होने वाला है आपका आंसर, यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका मीन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते हैं, मोड में भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन में हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका करेक्ट होगा, मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास इज। ठीक है, तो मीडियन क्लास भी हमें पता करना है, मॉडल क्लास भी हमें पहले पता करना है। मॉडल क्लास तो हम पहले ही देख चुके हैं, मॉडल क्लास हमने देखी थी हमारी 40 और 60 आपकी मॉडल क्लास थी, क्योंकि आपका 13 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था, उसके रिस्पेक्टिव जो क्लास होती है वो पूरी आपकी कौन सी क्लास होती है, आपकी मॉडल क्लास होती है। अब हम फाइंड आउट करेंगे हमारी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड होती है, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने से पहले हमने अभी भी देखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में कि हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पता कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए, रेस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं देखूंगी तो मेरी क्या हो जाएगी, 0 से 20 तक जो है 8 है आपका, फिर 20 से 40 तक आपका क्या है 10, 10 + 8 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका 40 से 60 तक 8 + 18 + 13। ठीक है, इसे करेंगे तो आ जाएगा 31। फिर आपका हो जाएगा 60 से 80 तक हम देखेंगे तो 60 से 80 तक क्या हो जाएगा 8, 10, 13, 6, इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37। फिर आपका 80 से 100, आपका 80 से 100 जब हम देखेंगे तो 8 + 10 + 13 + 6 + 3 = 40। ठीक है, अब आपको मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए भी आपको पता है कि मीडियन क्लास फाइंड आउट जब हम करते हैं तो हमारा क्या होता है, हम हाईएस्ट हमारा वो लेते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें जो भी रहेगी उसका हम हमारा CF निकाल लिया है। CF के बाद हमें n/2 फाइंड आउट करना होता है। n/2 क्या हो जाएगा आपका, ये आपका टोटल 40 था, 40 / 2 मैं करूँगी तो क्या आ जाएगा 20। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारी CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उनमें जस्ट 20 से बड़ी वाली कौन सी वैल्यू है, तो 20 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू आपकी 31 है। ठीक है, तो यही आपकी क्या हो जानी है, ये आपकी हो गई है मीडियन क्लास। ठीक, ये मीडियन क्लास हो गई। अब आपको यही मीडियन क्लास हो गई और यही हमारी अभी मॉडल क्लास भी निकली थी, तो इसके इन दोनों का हमें किसका सम बताना था, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास के। इसके लिए हमें हमारा n/2 निकालना होगा। n/2 क्या होता है, ये जो आपका 40 जो टोटल निकला है 40 / 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 20, n की वैल्यू आपकी 20 सॉरी n/2 आपका 20 आ गया। 20 अब हम जो आया है इसे हम देखेंगे कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, तो इसमें आपकी जस्ट बड़ी वाली वैल्यू जो होगी वो आपकी 31 हो जाएगी। इट मीन्स ये वाली जो क्लास है यही आपकी मीडियन क्लास भी हो गई और यही अभी हमने फाइंड आउट की थी कि हमारी मॉडल क्लास भी यही थी। ठीक है, अब उसके लोअर लिमिट का हमें सम बताना है। तो आपके मॉडल क्लास का लोअर लिमिट का जो था वो भी 40 है और मीडियन क्लास भी आपका जो लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की भी वो भी आपकी 40 है। दोनों का सम अगर मैं कर दूं 40 + 40 दैट इज इक्वल्स टू 80 आपका आंसर आ गया। इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। ठीक है, हमें बताना है कितने स्टूडेंट्स ने 1 मिनट में रेस कंप्लीट की है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि ये टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, तो 0 to 20 सेकंड में 8 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट की, 20 to 40 में आपके 10 स्टूडेंट्स ने कंप्लीट की और 40 to 60 सेकंड में 13 स्टूडेंट ने कंप्लीट की, मतलब विद इन 60 सेकंड। ठीक है, फिर ये 60 to 80 मतलब आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया इन लोगों ने। तो जो आपके 1 मिनट से कम में रेस कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट होंगे वो कौन होंगे, 8 + 10 + 13। जब आप 8 + 10 + 13 करेंगे तो टोटल आपका 31 आएगा। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3rd वाला, ऑप्शन 3rd इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 31। आई होप आपको आज सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने आज केस स्टडी बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताए हैं और पार्ट ए में हमने सेक्शन 1 देख लिया था, पार्ट बी में हमने सेक्शन 2 देख लिया है। तो हमारा पूरा पार्ट ए है वो आज कंप्लीट हो गया है। आपको क्लियर हो गया होगा आप कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें देख के हमें घबराना नहीं है,
सिर्फ हमें सिंपली उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं जिनका हम पूरा स्टोरी पढ़े बिना भी हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें लॉजिक्स पता होना चाहिए, फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, और कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पूरी केस स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद हम सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज़ इससे घबराएं नहीं। और इससे मुझे पूरा अगर दोनों मैं अपना मर्ज करके बताऊं पार्ट ए को, तो मुझे कुछ अप्रोक्स 1 या सवा घंटा लगा है अप्रॉक्स। तो आपको जो टाइम लगने वाला है वो मुश्किल से आपके एग्जाम में 45 मिनट्स ही लगेंगे पार्ट ए को कंप्लीट करने में। आपको पार्ट ए अपने 45 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। तो प्लीज़ अपने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सॉल्व करने में, तो उससे घबराएं नहीं। क्योंकि अगर हम देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 16 जो सॉल्व किए उसमें ज़्यादा टाइम लगा एज़ कम्पेयर टू हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पार्ट बी बताऊंगी। पार्ट बी के सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स के, CBSE के सैम्पल पेपर के। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ऑन बंकर सड्डा।